तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं शंकर जी। शंकर जी प्लीज इंट्रोड्यूस करिए हमारे अपने आप को, सो दैट ऑडियंस को पता चले आप कहाँ से हो, क्या करते हो, एंड देन वी गो ऑन टू द क्वेश्चन। मेरा नाम शंकर है। मैं तेलंगाना आदिलाबाद से हूँ और मेरा बिजनेस है टिम्बर का। बेसिकली सॉमिलिंग करते हैं हम और मेजर वर्क मेरा होता है राउंड रॉक्स परचेस करना, उसे कस्टमर रिक्वायर्ड के हिसाब से उसके कन्वर्ट करके उसे सेल करना। ये बेसिक ओके मेरा प्रोफाइल। ओके, तो आपका जो बिजनेस है ये टिम्बर ट्रेडिंग का बिजनेस है, एम आई राइट? या ओके शंकर, अगर आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहे तो आपको कैसे रीच आउट कर सकता है, आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9440885121 और मेरा जीमेल आईडी है krishna.timber9@gmail.com। थैंक यू वेरी मच शंकर। अगर हमारे ऑडियंस में से किसी को भी आपसे बिजनेस करना है तो दे कैन रीच आउट ऑन दिस नंबर, उनको हेल्प करिएगा बिल्कुल। नाउ शंकर, आपने श्योर। आप हमारे वेबसाइट पे आए, हमारे वेबसाइट पे से आपने एक फॉर्म भरा और उस हिसाब से हम ये कॉल पे आए हैं। तो पहले तो मुझे ये जानना है शंकर, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन हमारे जो कच्छ कड़वा पाटीदार समाज है ओके ओके ओके, उनसे आपका इंफॉर्मेशन मिला। अच्छा ओके, तो आप वो वेबिनार में थे, वो कच्छ वाला जो वेबिनार हमने किया था एसोसिएशन के लिए, वो वेबिनार में आप थे? हाँ, उसके वो वेबिनार के लिए मैं अनलकी था, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू ओके कनेक्टिविटी इशू। ओके ओके, एनीवेज वहां पे वो वेबिनार का पूरा रिकॉर्डेड वर्जन हमारे फेसबुक पे है। फौजिया, इफ यू कैन क्विकली पेस्ट द लिंक ऑफ दैट चैट बॉक्स में, देन शंकर कैन सी दैट, सो दैट आप मिस ना करो। और पूरा रिकॉर्ड हुआ था वो वेबिनार, तो आप उसको अभी भी देख सकते हो। आपके जो जूम कॉल में जो नीचे चैट का बटन है वहां पे वो लिंक आएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो हम आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपका नंबर तो है हमारे पास। शंकर, अभी मैं जाऊंगा, आपने जो हमें ईमेल लिखा है ना, वो ईमेल पे जाऊंगा, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि आपने क्या फॉर्म भरा हुआ है। तो आपने जो फॉर्म भरा हुआ है वो फॉर्म है ग्रोथ प्लानिंग के लिए, आपकी कंपनी को ग्रो कैसे करना है उसके लिए आपने एक फॉर्म भरा हुआ है और कुछ आंसर्स दिए हुए हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर आपके पढ़ने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? ये हाँ, ये जो कॉन्वर्सेशन है ऑब्वियसली फ्री में है, बट ये कॉन्वर्सेशन में मैं जो भी बताऊंगा, अगर आप वो आइडियाज को फ्री रखोगे, काम पे नहीं लगाओगे, तो ये कॉन्वर्सेशन कोई काम का नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके पास नोटपैड और पेन है? हाँ, ओके, तो मैं जो बताते जाऊंगा वो आपको लिखते जाना है। ठीक है? सबसे पहला सवाल जो आपने आंसर किया है वो है, हाउ डू यू सेट योर सेल्स टारगेट नाउ? क्योंकि हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हाँ, ग्रोथ क्या होता है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, आप तेलंगाना में हो, अगर तेलंगाना से आपको बाहर जाना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ जाना है। अगर आपके पास ड्राइवर है तो वो ड्राइवर को बताना पड़ेगा कि भाई आपको यहाँ से ले जाके कहाँ पे लेके जाना है, और उस हिसाब से वो ड्राइविंग करेगा। अगर वो डेस्टिनेशन नहीं मालूम तो आपका ड्राइवर आपको कहाँ लेके जाएगा? शायद कहीं पे भी नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक सेल्स टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है, सो दैट आपके सेल्स के लोगों को और आपको खुद को समझ में आए कि ये अगर मुझे यहाँ पहुंचना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपने बहुत टाइम सुना होगा कि सेल्स टारगेट जो होता है वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, एक्शनेबल, ये सुना होगा आप, करेक्ट? अभी सेल्स टारगेट सेट करने में लोग गलती कहाँ करते हैं? लोग गलती वहां करते हैं कि वो बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल टारगेट सेट कर देते हैं, ऐसा सोच के कि यार ये तो मैं 10 लाख का धंधा करता हूँ तो सीधा 1 करोड़ का धंधा मुझे चाहिए। ऐसे टारगेट सेट करोगे तो नहीं होने वाला है। टारगेट ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल है, पर थोड़ा सा डर भी लग रहा है, वैसा टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट अराइव करने का एक मेथड है। ये मेथड को बोलते हैं हम दो मेजरमेंट्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं,
पहले आपके सारे सेल्स फिगर्स को प्रोडक्ट वाइज, आपके पास बहुत सारे टिम्बर अलग अलग टाइप के होंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स को एक लिस्ट में डाल के 6 महीना 1 साल के फिगर्स हम एक्सेल शीट पे डालते हैं। यानी हर एक प्रोडक्ट पूरे साल भर में कितना रुपए का धंधा हुआ है वो प्रोडक्ट में। ये डालने से हमको 2 चीजें समझ में आती है। एक समझ में आता है एवरेज सेल्स मेरा क्या हो रहा है हर महीने, ठीक है। दूसरा मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर और नीचे कितना जा रहा है सेल्स। मतलब कभी कभी 2,000 रुपए ज्यादा हो गया, कभी कभी 5,000 रुपए कम हो गया, फिर वापस 10,000 रुपए ज्यादा हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये फ्लक्चुएशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है। जब हम एवरेज सेल पे स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐड करते हैं तब जाके बनता है आपका सेल्स टारगेट। ये है सही तरीका सेल्स टारगेट अराइव करने का। जो नंबर आता है वो वैसा नंबर है जो पास्ट में आपने कहीं ना कहीं अचीव किया होगा। वो ऐसा नंबर नहीं है जो आपने कभी भी अचीव नहीं किया, और ऐसा भी नंबर नहीं है जो आपने बार बार अचीव किया, ऐसा नंबर आता है। अब वो नंबर को अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वही करना चाहिए जब पास्ट में अचीव किया था ना, तब क्या किया था, वो सारी चीजें उठा के आपको वापस करनी है। आपका रिटेल एनवायरनमेंट होगा, राइट। अब रिटेल एनवायरनमेंट में क्या होता है, कस्टमर चल के आता है आपके दुकान पे और फिर आपके पास से माल लेता है, ओके। इससे क्या हो जाता है, इसका एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर कस्टमर दुकान पे नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके फुटफॉल लो हो गए तो आपका सेल नहीं बढ़ सकता है। अब फुटफॉल हाई रखने के लिए आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स कुछ भी नहीं करते। और अभी तो ये जो कोविड-19 वाला जो सिनेरियो है, इसमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि लोग वैसे ही लॉकडाउन। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कस्टमर तक आपको जाना पड़ेगा खुद, और उनको बोलना पड़ेगा कि आ जाओ मेरे पास ये प्रोडक्ट है। वो कैसे जाओगे, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके जाओगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जो पहले आप नहीं करते थे, तो आज आप पैसा खर्च करना शुरू करोगे कस्टमर को आपके दुकान पे लेके आने के लिए या आपके प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, करेक्ट है। जो पैसा आपने पहले कभी भी खर्च नहीं किया था लीड जनरेट करने के लिए, और वो पैसा आपके बजट का हिस्सा कभी था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बजट लिमिटेड होगा। अब जब लिमिटेड बजट है तो हम सभी टाइप के कस्टमर को ऐड दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब आपके पास एक ही बाण है तो आपको अर्जुन की तरह आंख पे देख के उधर ही एम लगाना चाहिए ना। तो आपको ऑनलाइन एड करनी पड़ेगी अपना कस्टमर सेगमेंट डिसाइड करके। अब कस्टमर सेगमेंट यानी क्या, कस्टमर सेगमेंट यानी किसको आप माल बेच रहे हो सकता है आपका माल आर्किटेक्ट्स लेके जा रहे हो सकता है आपका माल इंटीरियर डिजाइनर्स लेके जा रहे हो सकता है आपका माल फर्नीचर बनाने वाला जो आदमी है वो लेके जा रहा हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होंगे ना जो आपका माल लेके जाते हैं। ये सारे अलग अलग लोगों में से ऐसे लोग कौन से हैं जो भरपूर मात्रा में हैं और उनका जो काम है वो आज की डेट में भी चालू है, ये समझना पड़ेगा। और वो लोग 4 चीजें खरीदते हैं, तो 4 चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जो आज के डेट में भी उसकी जरूरत पड़ेगी और वो बिकेगी ही बिकेगी। वो प्रोडक्ट को लेके वो टाइप के लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग करके ढूंढने का तरीका आपके बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। यहां तक मेरे साथ हो। और उस चीज को करने के लिए आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे जो मेथड से मैं बता रहा हूं उस मेथड में, ठीक है। अब मैं सेकेंड वाले पे आ जाता हूँ। व्हाट इज यूनिक अबाउट योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में यूनिक क्या है। आपने लिखा हुआ है प्राइस, डिस्काउंट और क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब क्या कि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसके वजह से लोग आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर शायद है पर आपने सोचा नहीं। शायद आपके लिए आसान था ये बोलना कि पैसे बाद में दे देना, उधारी पे लेके जाना, रोलिंग में धंधा चलाना आसान था, या ना कि प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में सोचना और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में सोचना। अभी ये एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। पहले मैं बता देता हूँ बुरी चीज क्यों है। बुरी चीज इसीलिए क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो,
आप बेच रहे हो डिस्काउंट, आप बेच रहे हो क्रेडिट पीरियड, आप बेच रहे हो प्राइस। अब आप अगर 20 रुपए डिस्काउंट देते हो तो सामने वाला कोई ना कोई मार्केट में बैठा हुआ ही है जो 25 रुपए डिस्काउंट देने के लिए रेडी है। तो आपके पास क्या बच गया? आप बोलोगे ओके मैं 30 रुपए डिस्काउंट दूं। तो ये तो आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर तो लेके आ रहे हो उसके पास से जीत के, पर फिर भी घाटा ही कर रहे हो ना। तो कस्टमर आया वो आपका मुनाफा और डिस्काउंट दिया वो आपका घाटा। तो घाटे में मुनाफे वाला जो धंधा है ये लंबा नहीं चलता है, ये किसी ना किसी दिन मर जाता है। तो ये धंधा ना करते हुए हमको ये सोचना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बिकता है। अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपके इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। हर एक बंदा प्राइस, डिस्काउंट और क्रेडिट पीरियड की बातें करके ही प्रोडक्ट को बेचता है। इसका मतलब क्या? अगर आपने अलग तरीके से बेचना शुरू किया तो आप अपने इंडस्ट्री में ऐसे शायद पहले इंसान होंगे जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात करके बेच रहा है। तो आपको बहुत शानदार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अलग किया आप ऑटोमेटिकली बाकी क्राउड से अलग हो जाओगे और लोग सोचना शुरू करेंगे कि भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा क्यों ऐसी बात कर रहा है, मतलब इसके प्रोडक्ट में इतनी जान है कि ये क्रेडिट नहीं दे रहा है। देखो ऐसा एक कोच है, सेल्स कोच है, इंटरनेशनल कोच है जिनका नाम है सेथ गोडिन। उनको मैं बहुत सुनता हूँ और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी है, वो बुक का नाम है द पर्पल काउ। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हो और आपको गाय दिखी तो आप क्या गाड़ी रोक के देखोगे कि अरे ये देखो गाय? आप देखोगे क्या? नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि गाय तो साला अपने को हर जगह दिखती है, दिखती है। करेक्ट है। पर अगर आपको एक अलग ही कलर की गाय दिखी, पर्पल कलर की गाय दिखी, तो आप रुक के देखोगे ना कि अरे पर्पल कलर कैसे है, गाय ही। पर क्योंकि वो अलग दिख रही है, अलग लग रहा है, इसलिए अलग चीज देखने के लिए आप रुकोगे, हाँ या ना? करेक्ट। तो जब आप मार्केट में ये बोलोगे कि मेरे पास प्राइस नहीं, मेरे पास डिस्काउंट नहीं, मेरे पास क्रेडिट नहीं, मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो आपको ये बेनिफिट दे सकता है, अगर ये बेनिफिट चाहिए तो मेरे पास से लो, तो आप वो गाय बन जाते हो जो पर्पल है, जो अलग कुछ बोल रहा है जो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो आपके साथ लोग ऐसा क्या है इसके प्रोडक्ट में जो दूसरे में नहीं है, ये सोचने के लिए वो आपके पास आएंगे और आपका सेल बढ़ने का चांसेस बढ़ेगा विदाउट गिविंग डिस्काउंट एंड क्रेडिट पीरियड। समझ में आ रहा है? अब बात ये यस। है कि ये अलग चीज बोलनी क्या है। करेक्ट है, आपको भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी अलग चीज देखने के लिए बंदा खड़े होगा। बिल्कुल। तो ये चीज आपको बताएगा कौन? ये चीज आपको बताएगा आपका कस्टमर ही। तो मैंने जो बोला ना, आपको अलग अलग कस्टमर की लिस्ट बनानी है कि कौन से कस्टमर को आप क्या बेचना चाहते हो। वो ही कस्टमर टाइप, आर्किटेक्ट कुछ अलग सुन के आपके पास आएगा, पर आर्किटेक्ट क्या सुन के आपके पास आएगा वो आर्किटेक्ट ही बताएगा। आपकी शादी हो चुकी है, हाँ। अगर आपकी बीवी के लिए आपको गिफ्ट लेना है तो सबसे बेस्ट पर्सन कौन है जो आपको बता पाएगा क्या गिफ्ट लेना है? वो खुद ही। करेक्ट। तो आपको कस्टमर सेगमेंट के पास जाके पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगता है जब आप टिम्बर लेते हो। आप कौन सी चीज देखते हो जिसमें आप जब टिम्बर लेने जाते हो, आप ऐसा क्या करते हो जब टिम्बर लिया और उसमें गड़बड़ हो जाती है? क्या प्रोजेक्ट्स में टिम्बर लेने के बाद उसको इस्तेमाल करने में तकलीफें आती है? इसके जो भी जवाब है ना, वो ही जवाब आपसे मार्केटिंग के मैसेजेस हो जाएंगे। पर ये आर्किटेक्ट के वजह से, आर्किटेक्ट को जो लुभाता है जरूरी नहीं है वो इंटीरियर डेकोरेटर को भी वही लुभाएगा। हो सकता है उसके परचेसिंग के रीजन काफी अलग हैं, उसके परचेसिंग के रीजन अलग इसलिए क्योंकि वो अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स करता है। तो ये समझ के आपको मार्केटिंग मैसेज डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है? ओके। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऐड न्यू प्रोस्पेक्ट्स टू योर सेल्स फनल, यानी मीटिंग में पचे वाले। हाँ, आपके पास डॉग भी है? हाँ, एक मिनट भैया, नो एक थोड़ी प्रॉब्लम। देर के बाद मीटिंग। हाँ। तो नए लोग आपके फनल में कैसे ऐड करते हो? यानी अगर आपने आज किसी से बात करना शुरू किया तो कल तो वो खरीदेगा ऐसा जरूरी नहीं है।
वो थोड़ी टाइम आपकी बातें सुनेगा, आपके प्रोडक्ट देखेगा, फिर एक आधा प्रोजेक्ट में आपके प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको मजा आया तो फिर वो कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही चलता है धंधा। तो जो हाँ नए प्रोस्पेक्ट्स हैं फनल में, वो आप कैसे डालते हो? तो आपने लिखा है माई रिटेलर्स और डीलर्स बाय फ्रॉम मी, आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक मेथड टू ऐड न्यू प्रोस्पेक्ट्स टू माई सेल्स फनल और न्यू ऑप्शन। अभी आप टिम्बर लेते हो तो टिम्बर किसी के पास से लेते होंगे ना, आप तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, हाँ। करेक्ट है? कौन सी कंपनी के पास से लेते हो? लोकल एजेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एजेंट्स, वो लोग डायरेक्ट फार्मर के पास से प्रोक्योर करते हैं वो लोग। करेक्ट है। अभी ये जो एजेंट्स होते हैं वो आपको बेच दिया, लेट से एक एजेंट के पास आप जैसे 10 लोग हैं, तो क्या वो एजेंट आप जैसे 11 12 15 16 ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? नहीं, तो हमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे पास 100 रिटेलर आ गए तो आगे 101वां रिटेलर हम ढूंढने नहीं जा रहे हैं। वो तो हमको ढूंढना ही चाहिए। अगर वो ढूंढने का तरीका नहीं है तो बहुत आसान है। आपके पास जो 100 रिटेलर आए ना, उनको पूछिए कि आप मेरे पास कैसे पहुंचे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पूछा। तो आपने मुझे क्या बताया? आपने हमें वेबिनार में आपने मेरे बारे में सुना, आप वेबिनार अटेंड नहीं कर पाए, पर आप मेरे वेबसाइट पे गए और मेरे वेबसाइट पे शायद मेरा वीडियो देखा होगा और कुछ चीजें देखी होगी और फिर आपने ये फॉर्म भरा, करेक्ट है? इसका मतलब क्या हो गया? अगर मेरे को आप जैसा, शंकर जैसा और 10 क्लाइंट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मेरे को 100 वेबिनार करने होंगे। तो जब हर वेबिनार में से कोई ना कोई मेरी वेबसाइट पे आएगा, मेरे मेरे वीडियो देखेगा और फिर मेरे साथ बात करने आएगा, करेक्ट है? करेक्ट। बहुत ही सिंपल चीज करनी है, आपको ढूंढना है कि आपके रिटेलर्स आप तक पहुंचे कैसे, ये पूछना है आपको रिटेलर्स से। और वही चीज आपको बार 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 करनी है ताकि आप रिटेलर्स ऐड करते जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड करते जाओ। ये समझ में आ रहा है? हाँ। वंडरफुल। हाउ ऑफन डू यू मीट योर सेल्स टारगेट? समटाइम्स आपने लिखा है, ओके। तो अभी जब आप मीट करते हो समटाइम, तो जानना जरूरी है कि क्यों मीट करते हो। ऐसे ही लक बाय चांस हो गया तो गड़बड़ है। अगर आप मीट करते हो बिकॉज आपने कुछ 3 4 स्टेप किए, इसीलिए आपने मीट किया, तो वही वापस करने के लिए क्या करना होगा ना, वही चीजें रिपीट करनी होगी, करेक्ट है? तो उसको एक सिस्टम में लाइए। हो सकता है आपने टारगेट तभी मीट किया जब भी बहुत सारे कस्टमर्स आ गए। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स है जो बोलते हैं हार्दिक भाई दिवाली में मेरा टारगेट मीट हो जाता है। तो हम बोलते हैं क्यों ऐसा? तो हार्दिक भाई दिवाली है ना, इसके लिए। अभी दिवाली में हर बार थोड़ी ना ला सकता हूँ, करेक्ट है? बट बात गलत है। दिवाली के टाइम पे लोग ज्यादा आते हैं, फुटफॉल इंक्रीज होता है, इसीलिए आपका टारगेट मीट होता है। तो आपको सोचना है दिवाली के बाद उतना फुटफॉल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने एक एड रन किया, एक बैनर लगाया, तो 100 लोग आ गए दिवाली में, तो दिवाली के बाद शायद एक के बदले मुझे 5 बैनर लगाने पड़ेंगे। और 5 बैनर लगाने से अगर 100 लोग आते हैं तो मैं वही टारगेट मीट करूंगा जो मैंने दिवाली के टाइम पे मीट किया था। समझ में आ रहा है? तो जब भी रिटेलर्स आए उसके लिए क्या हुआ और टारगेट मीट किया, उसके उस टाइम पे क्या हुआ, ये स्टडी करना। और ये स्टडी करके उसको बार बार करने के लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है, जिससे कि आपका टारगेट बार बार मीट हो जाए। ओके। आपको अगर अभी तक कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। इसमें पूछना ऐसा है कि एक बेसिकली मुझे जो लगा सो कि मुझे टारगेट क्यों अचीव नहीं होता है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए हैं। क्यों? तो मैं रिटेल सेक्शन में काम करता हूं, तो हर एक कस्टमर का एक अलग अलग रिक्वायरमेंट आता है। उससे पूरा करने में ही हमारा ज्यादातर समय चले जाता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। और होलसेल में अगर सप्लाई करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता है, तो फिर फोकस आ जाता है रिटेल के ऊपर जहाँ ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसे कैसा पैच किया जाए? ओके। अभी ये कैसा है ना, शंकर जी, आपने आपके लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज। ओके, तो वैसे ये एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं बोलने वाला था कि अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो गया और जब भी आप उसके पीछे गए, ओके, आप उसको बताने के लिए कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, तब हो गया उसका भाई मिल गया, तो आप अटक गए, तो आप क्या करोगे?
उसके बाजू में जो लड़की खड़ी है उसके पीछे थोड़ी ना चले जाओगे। करेक्ट है। हर चीज करने में आपको दिक्कतें तो आने वाली है, वो दिक्कतों को पार करने वाला जो है ना, वो उसी को वो प्रोडक्ट का एक्सपर्ट बोलते हैं। करेक्ट है या नहीं है? हम दूसरे प्रोडक्ट पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि पहला प्रोडक्ट, अभी कोई एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो सपोज, अगर वो प्रोडक्ट को बेचना है और सिर्फ वो प्रोडक्ट पे आपको हीरो बनना है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। और वो प्रोडक्ट लेने वाले अगर 100 लोग हैं तो वो 100 के 100 आपके पास क्यों लेंगे, इसका आपके पास बहुत ही जबरदस्त कड़क जवाब होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? अगर वो जवाब आपको नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। फिर वो प्रोडक्ट थोड़ा ऑटोमेटिक बिकता है, फिर एक लेवल पे आके वो रुक जाता है, तो फिर हम तीसरा प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे हम एक किराने की दुकान बन जाते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं, आपको अगर बर्गर खाना है तो आप कहाँ जाओगे? मैकडोनल्ड या तो फिर डोमिनोज। ठीक है। अगर आपको कॉफी पीनी है तो आप कहाँ जाओगे? सॉरी, अगर आपको कॉफी पीनी है तो आप कहाँ जाओगे? कोई भी चाय होटल पे। कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स, ये जगह जाओगे? हाँ, नहीं अभी ये बात तो जगह शायद आप नहीं जाओगे, पर आप चाय वाले के हाँ। ठेले पे जाओगे, राइट? मोस्ट लोगों को जब भी हम पूछेंगे तो आपके दिमाग में, जब बर्गर मैंने बोला तो आपके दिमाग में मैकडोनल्ड्स क्यों आया? मैकडोनल्ड्स में भी तो कॉफी मिलती है। जब मैंने कॉफी बोला तो आपके दिमाग में वो चाय वाले का ठेला क्यों आया? क्योंकि हो सकता है कि चाय वाले के ठेले में आपके लिए बहुत आसान है वो चाय पीना या वो कॉफी पीना। करेक्ट है। तो आप जब कॉफी सोचते हो तो आपके दिमाग में वो ठेला नजर आता है। आप जब बर्गर सोचते हो तो आपके दिमाग में मैकडोनल्ड्स नजर आता है। करेक्ट है। पर क्या आपके कस्टमर में जब वो टिम्बर सोचते हैं, टिम्बर का कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सोचते हैं, तो क्या उनके दिमाग में कृष्णा एंड कंपनी आता है? अगर नहीं आता है तो वो इसीलिए नहीं आता है बिकॉज आप एक प्रोडक्ट को लेके बार बार उनके पास नहीं जा रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे आपके चाय वाले के ठेले में बिस्किट भी होगी, करेक्ट है, और वो कुछ और नाश्ता छोटा मोटा रखता भी होगा, पर आप जब बिस्किट सोचते हो तब आप चाय वाले के बारे में नहीं सोचते। अगर मैं आपको पूछता आपको बिस्किट खानी है तो आप कहाँ जाओगे, तो आप मेरे को क्या बोलते? जनरल स्टोर। आपने क्यों नहीं बोला कि चाय वाले के पास, उसके पास भी तो बिस्किट है? इसीलिए नहीं बोला बिकॉज चाय वाले का कोर प्रोडक्ट दो ही है, चाय और कॉफी। हो सकता है वो उकाला भी रखे, हो सकता है वो हल्दी का दूध भी रखे, पर वो चीज को वो मार्केट नहीं करेगा। वो अगर आ गया इक्का दुक्का तो ठीक है, उसके लिए अगर कस्टमर छूटता भी है तो वो छोड़ देगा, पर वो ऐसा कभी नहीं करेगा, बोलेगा कि नहीं मैं उकाला बना रहा हूँ तो कॉफी वाले कस्टमर को और चाय वाले कस्टमर को मैं रुकाऊंगा, कभी नहीं करेगा वो। करेक्ट है। तो बात ये है कि आपको डिसाइड करना है वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा डिमांड में है और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, और वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, पूरा चैंपियन एक्सपर्ट बन जाना है। और फिर वो प्रोडक्ट को लेने वाला कौन सा कस्टमर है ना, वो कस्टमर के पास वो कस्टमर बाहर आके किसी के पास जाए, आपके कंपटीशन के पास जाए, उसके पहले आपको वो कस्टमर तक पहुंच जाना है और उसको बोलना है मेरे पास से ले। समझ में आ रहा है? ये करोगे तो चेंजेस होगा। और कोई सवाल है? नहीं है तो मैं आगे जाता हूँ। बिल्कुल आगे बढ़े। ओके, आगे मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी न्यू कस्टमर्स डू यू ऐड एवरी मंथ। तो आपने लिखा आई डोंट नो ना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस जो नए कस्टमर अपने धंधे में ऐड नहीं करता है हर महीने, हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में, हर साल भर में, वो ऐसा बिजनेस है जो शायद मरने के डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वो नसीब से चल रहा है। जिस दिन नसीब ने साथ छोड़ दिया उस दिन बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ये मेजर करना बहुत जरूरी है। डू यू हैव अ स्टैंडर्ड वे टू पिच योर प्रोडक्ट?
जब तक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है पिच करने का तब तक आप ग्रो नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड तरीका नहीं है तो आपके लोग अलग अलग तरीके से वो प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे, और जब अलग अलग तरीके से बेचने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। जब अलग अलग रिजल्ट आएंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि मुझे कितने लोग चाहिए इतनी सेल बढ़ाने के लिए। अगर सब एक ही तरीके से सेल करेंगे तो आपको मालूम है कि इस तरीके से सेल करने पे अगर 100 लोगों से बात की तो 20 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। 20 लोग कन्वर्ट हो गए और एक बंदे के कन्वर्जन पे 100 रुपए मिलते हैं, तो 20 जन के कन्वर्जन में मुझे इतने रुपए मिलेंगे। अब अगर मुझे सेल बढ़ाना है इतने रुपए से तो मुझे 2 लोग और डालने हैं। ये कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा। जब ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा 20, 25, 30 लोग भी रिक्रूट करके डालने का। वरना आप सोचते रह जाओगे कि अलग दुकान डालूं या नहीं डालूं, माल ज्यादा लूं या ना लूं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो गणित नहीं है कि इतने पैसे मैंने खर्च किए तो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कोई मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्डाइजेशन हाँ, होना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू इसमें अपग्रेड योर नॉलेज? या बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें मेरे पास मिस्टेक क्या होगा कि मैंने जो इससे पहले जो सेमिनार्स अटेंड किए थे उसके अंदर क्या कि डेलीगेशन, पावर डेलीगेशन का बहुत सारा बताया। तो इसमें पावर डेलीगेशन करने से मुझे बहुत सारा ट्रबल होगा। पिछले एक 3 साल से मैंने पावर डेलीगेशन स्टार्ट किया और बहुत प्रॉब्लम में स्ट्रक हो गया। अभी मुझे कस्टमर का कोई डायरेक्ट डाटा मिलता ही नहीं है। और मैं आप अब ऐसा कि जैसे कि जो मैंने सेल्स पर्सन रखे हैं, अभी उनसे डील जल्दी क्लोज हो जाती है, मेरे से कम क्लोज हो जाती है। मैंने वो सिस्टम थोड़ा सा ऐसा बनवा दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब जो मेरे सेल्स पर्सन है वो मुझे प्रॉपर डिटेल दे नहीं पाते हैं कि कस्टमर का डिटेल फीडबैक प्रॉपर लेना है। यहाँ मैं उनसे जिगिल कर रहा हूँ कि उनको मैं कैसा ट्रेन करूँ कि ये प्रॉपर फीडबैक मुझे दे सके, क्या चाहिए। तो दो चीजें हैं इसके ऊपर शंकर जी। पहले तो हाँ, डेलीगेशन अच्छी बात है, पर हमारे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमारे इंडस्ट्री यानी मेरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि जो कोचेस हैं या बिजनेस कोचेस हैं या बिजनेस ट्रेनर्स हैं या जो भी हैं, अगर ये पूरी अच्छे भी है ना तो इनके ये बता नहीं पाते सारी चीज। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि सामने वाला जो है ना, कस्टमर जो है, वो कस्टमर पूरी चीज बताने के पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है, वो झिझकता है। हर बंदे को हमारे जैसे लोगों के साथ काम करना फ्री में अच्छा लगता है, पैसे देके नहीं। बहुत कम लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं। इससे क्या हो जाता है, ट्रेनर सोचता है कि अगर मेरे पास 20,000 रुपए का ऑफरिंग है या 2 लाख रुपए का ऑफरिंग है, तो वो 2 लाख में मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ना, उसमें से मैं काट काट के मैं 1,000-1,500 की एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, जिसमें 1,000-1,500 रुपए तक की ही इंफॉर्मेशन। अब ये कस्टमर को समझ में नहीं आता है कि मैं जब पैसे कम दे रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन भी आधी ले रहा हूँ। देखो, आप अगर 2 रुपया लेके जाओगे मार्केट में तो आपको सिर्फ नींबू ही मिलेगा ना। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि यार नींबू मैंने खाने में डाला तो नींबू का ही स्वाद आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा है। बाकी के पैसे ही नहीं दिए तुमने। और अगर सारी चीजें चाहिए तो उसके पैसे इतने हो जाते हैं कि फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि अरे यार मैं पैसे दूं या ना दूं। इसको मैं बोलता हूँ बीइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी चवन्नियां बचाने में लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं ट्रेनर को दोष नहीं दूंगा, ये अपना इकोसिस्टम ही ऐसा है, भारत हिंदुस्तान ही ऐसा है कि लोगों को सब कुछ फुकट में चाहिए। अभी फुकट में फुकट जैसी ही चीज मिलेगी, क्या करेगा बंदा? तो डेलीगेशन करना चाहिए, बट डेलीगेशन विदाउट अ सिस्टम कैन क्रिएट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम जो अभी आपको फेस हो रहा है। अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अभी इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन पहले तो आप अकेले या मैं अकेला ढूंढ नहीं सकता। इसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए आपके लोगों को हमारे साथ काम करना, हमारे जैसे लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। उसका कारण बताता हूँ। जब आप मुझको सवाल पूछ रहे हो तो आपका एक तरीका है सवाल पूछने का। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा एक अलग तरीका है सवाल पूछने का, क्योंकि हम इतने सारे बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, हमको बहुत फटक से अंदाजा लग जाता है कि ये बोल क्या रहा है और क्यों बोल रहा है। लोग हमेशा जो भी बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बोलने से ना मैं बच जाऊंगा, या मेरे को नुकसान नहीं होगा, या मैं अच्छा साउंड करूंगा। पर असलियत ना उसके बोले हुए के पीछे होती है। जैसे अगर मैं आज बोल दूं कि मेरे को कस्टमर देना है, हो सकता है आपका बंदा
ये सोच रहा हो कि यार अगर मैंने मेरे सेठ को सारी चीज बता दी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, तो मेरे को जॉब से निकाल देगा या मेरे कस्टमर किसी और को दे देगा, तो मैं मेरी सीक्रेट क्यों बताऊं, ये भी हो सकता है। तो ये चीज को सॉल्व करने के लिए एक तो सिस्टम डालना जरूरी है, पर वो सिस्टम कैसी होगी ये उनसे बात करके समझ में आएगा। सेकंड चीज जो डालने की जरूरत है वो है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड यानी क्या होता है, जो आप इंसेंटिव देते हो ना, आपने लिखा हुआ है यू सेट कमीशन एंड लेट द सेल्स स्टाफ अचीव दैट। अब कमीशन में कैसा है, नॉर्मली हम बोलते हैं, आप बताइए मुझे आप वैसे ही करते हो या नहीं। हमने एक सेल्स वाले को बोल दिया तेरा टारगेट है 5 लाख रुपए, अगर वो 5 लाख रुपए की सेल्स कर देता है तो हम उसको एक एक्स परसेंटेज और 5 लाख के ऊपर हम उसको कमीशन दे देते हैं। ऐसे ही करते हो आप? यस। अभी इसमें प्रॉब्लम है, जो आप मानोगे मेरी बात। 5 लाख रुपए की सेल्स पे हमने उसको कमीशन दे दिया, हो सकता है कि हमने आउटस्टैंडिंग कलेक्शंस को देखा ही नहीं। यानी क्या हो गया, 5 लाख रुपए का माल आपके दुकान से कस्टमर के पास चले गया, आपको मिला कुछ नहीं और आपने उसके ऊपर कमीशन दे दिया, यानी 5 लाख प्लस कमीशन आपका खर्चा हो गया और आपको मिला कुछ नहीं है। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर ये करोगे तो अगर मैं स्मार्ट बंदा हूं तो मैं क्या बोलूंगा पता है कस्टमर को, अरे शंकर भाई आप ले जाओ ना माल, मैंने थोड़ी बोला आपको पैसे अब भी दो। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल चाहिए, मुझे कलेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे चल के हो गया, आपने कलेक्शन का टारगेट दे दिया मुझे, आपने बोला हार्दिक 5 लाख रुपए की सेल करनी है, कम से कम 3 लाख रुपए कलेक्शन करने। ठीक है, तो मैंने 5 लाख रुपए की सेल में 3 लाख का कलेक्शन, फिर भी 2 लाख रुपए का मैं गड़बड़ मार सकता हूँ। और हो सकता है 3 लाख रुपए का मैंने कलेक्शन कर दिया एक बंदे के पास से, जिसका 15 लाख का बैलेंस था, उसने मेरे को 3 लाख रुपए दे दिया आज, तो मेरा टारगेट मीट हो गया। वो भी गलत है, क्योंकि सारे जो भी डेटर्स हैं, सारे डेटर्स के पास से हमको पैसे आने चाहिए ना, तो उसमें पेनिट्रेशन करके एक पैरामीटर भी होना जरूरी है। तो जब हम ऐसे पेनिट्रेशन यानी कितने लोगों के पास से आपका कलेक्शन हुआ है, अगर 5 लाख का सेल किया तो कितने लोगों के पास से 5 लाख का सेल है। एक ही आदमी से 5 लाख का सेल है तो आज मैं हीरो और नेक्स्ट महीने में जीरो, क्योंकि वो एक आदमी हर बार तो नहीं आके मुझे 5 लाख का ऑर्डर देने वाला है ना। तो मैं लक यानी नसीब को अवॉर्ड कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं एक सिस्टम को अवॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रैक्टिस को अवॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक डिसिप्लिन को अवॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं लक को अवॉर्ड कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि अरे वो टारगेट मीट कर गया ना, तो वो अच्छा बात है, इसलिए मुझे उसको अवॉर्ड करना है। वो भी नहीं समझ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो भी नसीब पे दौड़ रहा है, आप भी नसीब पे दौड़ रहे हो। तो ये करने से कुछ नहीं समझेगा। अगर आप स्कोर कार्ड डालोगे तो आपका पूरा टीम वो एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपकी मदद करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को अगर मैं सिस्टम नहीं क्रिएट करूंगा तो मेरे को इंसेंटिव नहीं मिलना है। और सिस्टम क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये चीज के लिए मुझे इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन देंगे तभी तो एनालाइज करेंगे तभी तो मेरे को सेट सॉल्यूशन देगा। जब सॉल्यूशन आएगा तभी तो मैं हर महीने मेरे टारगेट्स मीट करूंगा। करेक्ट है। दूसरी चीज, ये करने का एक तरीका जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उसका नाम है स्कोर कार्ड। जैसे स्कूल में कैसे स्कोर कार्ड बनता है, वैसे स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड बनाने के लिए कहीं ना कहीं एंट्री करनी पड़ेगी ना, नहीं तो हिसाब कैसे रखोगे कि क्या हुआ। तो ये जो एंट्री करने वाला जो चीज है ना, ये ऑटोमेटिकली लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको उनके इंसेंटिव चाहिए। बिना एंट्री किए आपको समझेगा ही नहीं कि इंसेंटिव देना कितना है। जब आपको समझेगा ही नहीं तो आप इंसेंटिव दे नहीं पाओगे। तो वो लोग सिस्टम को यूज करना शुरू करेंगे उनके खुद के इंसेंटिव के लिए। तब आपके पास जो इंफॉर्मेशन आज नहीं आ रही है वो आना शुरू होगी। पर ये सिस्टम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आप और मैं ऐसे ही फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है उनके साथ बात करना जो ग्राउंड पे काम करते हैं। समझ में आ रहा है शंकर जी? मेरा एक YouTube का वीडियो है स्कोर कार्ड पे, मैं आपको शेयर करता हूँ। फौजिया, इफ यू गेट द स्कोर कार्ड वाला वीडियो, देन पेस्ट इट इन द चैट बॉक्स ना। Yeah, look for it.
अच्छा हाँ, जस्ट टाइप द कीवर्ड स्कोर कार्ड Yep. और वहां पे दिखेगा। तो वो स्कोर कार्ड वाला जो वीडियो है वो शंकर जी आप देखिए वो वीडियो, उसके अंदर स्कोर कार्ड कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया हुआ है, बेसिक वाला बताया हुआ है। ऑब्वियसली उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, बट एक आइडिया आपको बेहतरीन जरूर मिलेगा। आगे जाऊं? तो लास्ट क्वेश्चन जो आपने आंसर किया है, हाउ डू यू अपग्रेड योर नॉलेज। आपने लिखा है मैं इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स अटेंड करता हूँ और आपके दोस्त हैं जो सेम इंडस्ट्री में, उनके साथ मैं बात करता हूँ। तो अभी इसमें जो है ना सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्रेंड्स के साथ बात करना जो सेम इंडस्ट्री में है वो अच्छी बात है या खराब बात है। तो मैं दो चीजें बताता हूँ, ठीक है। कॉन्फ्रेंस करोगे, अगर सपोज आप ये कॉन्फ्रेंस रन कर रहे हो, तो आपका रीजन क्या होगा? आपका रीजन होगा कि मैं ये कॉन्फ्रेंस में ऐसे टाइप के बिजनेसेस को कुछ बेचूं, करेक्ट है? यही रीजन से आप कॉन्फ्रेंस करोगे। तो आप वो इंफॉर्मेशन दोगे जो इंफॉर्मेशन से आपका फायदा हो रहा है एज अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर, करेक्ट है? वो चीजों पे आप ज्यादा जोर दोगे। और जरूरी नहीं है कि जो चीजों पे ज्यादा जोर कॉन्फ्रेंसेस में दिया जाता है वही चीज आपके बिजनेस के लिए सही है। तो 100 चीजें बताई, पर 100 चीजों में से कौन सी आपके बिजनेस के लिए जरूरी है वो आपको डिपेंड करता है, उसमें से सिलेक्ट करना। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। पर कॉन्फ्रेंस में जो 100 चीजें बोली, वो 100 चीजों में से कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको लागू करनी चाहिए, ये आपको कुछ और करके पता करना पड़ेगा। वो कुछ और क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज, जब आप दोस्तों से मिलते हो सेम इंडस्ट्री के, ओके, तो ये जानना जरूरी है कि दोस्त अगर वही सेम इंडस्ट्री में वही सेम लेवल पे है जो लेवल पे आप हो, तो उनको मिलके कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग वही प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो आपको फेस हो रहे हैं। तो वो तो वैसी बात हो गई कि यार मैं प्रॉब्लम में हूँ, तू भी प्रॉब्लम में है, चलो दोनों प्रॉब्लम में है तो टेंशन नहीं। जो हम बोलते ना, जो सबका होगा वो मेरा होगा। तो उससे आपको मदद कुछ नहीं मिल रही है। अगर आपके दोस्त आपसे एक लेवल ऊपर वाले हैं तो उनसे मिलिए, क्योंकि वहां से आपको नई चीजें समझ में आएगी। जो आपके लेवल पे हैं वहां से आपको सिर्फ वही समझ में आएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सबको है, उसका आप इस्तेमाल कुछ नहीं कर पाओगे। एक इंग्लिश में हम बोलते हैं कि अगर एक रूम में अगर आप हो और वो रूम में सबसे स्मार्ट अगर आप खुद हो, तो आप गलत रूम में हो। आपको वो रूम में होना चाहिए जहां पे सभी लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि तभी तो आप सबसे ज्यादा सीख के जाओगे। समझ में आ रहा है? आपको इंफॉर्मेशन कहां से लेना चाहिए? आपको तीसरे पॉइंट जो आपने लिखा है, आई टॉक टू माई कस्टमर, वहीं से आपको इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। और आपका कस्टमर क्या बोल रहा है? अगर आपके कस्टमर ने बोला कि मेरे को डिलीवरी फास्ट मिलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कॉन्फ्रेंस में आपको बताया गया था 100 चीजें, 100 में से एक चीज ऐसी थी कि फास्ट डिलीवरी करने के लिए ये 4 चीजें कर सकते हैं। तो अभी आपको मालूम है मेरे कस्टमर को डिलीवरी पसंद है और कॉन्फ्रेंस से मैंने सीखा ये 4 चीजें, तो उस पर मुझे फोकस करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में शायद ये भी बताया कि आपको साउथ अफ्रीका जाके टिम्बर लाना चाहिए, पर आपके कस्टमर ने ऐसा कुछ बोला नहीं ना, तो वो पॉइंट को कॉन्फ्रेंस से जो सीखा है उसको छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? कस्टमर से बात करने का 2-3 तरीका होता है, उसको बोलते हैं कस्टमर टच पॉइंट। यानी जब कस्टमर आपसे खरीदने के लिए इंक्वायरी करता है तो वो आपके पास एक मौका है, वहां पे कस्टमर से बात कीजिए। कस्टमर ने जब आपके पास से खरीदने का कॉन्वर्सेशन चालू है तो वो सिर्फ सेल्स पिच नहीं है, वो बहुत बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो वो टाइम पे कस्टमर की बात रिकॉर्ड कीजिए। जब कस्टमर आपको कंप्लेन करता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब आप बात कीजिए उससे। जब कस्टमर आपको कंप्लेन नहीं करता है तभी भी कस्टमर से बात कीजिए और फाइंड आउट करिए क्या हुआ। हो सकता है वो बहुत ज्यादा नाराज है कि आपको फोन करने का भी उसको दिल नहीं किया, हो सकता है वो बहुत ज्यादा खुश है इसीलिए शायद आपको फोन नहीं किया। दोनों केस में ये जानना जरूरी है कि नाराजगी किस चीज से हो रही है,
खुशी किस चीज से हो रही है, और जिस चीज से खुशी हो रही है उसको मैं बार बार कैसे करूं, जो चीज से नाराजगी हो रही है उसको मैं कैसे हटाऊं, सिस्टम से, कायदे से, डिसिप्लिन से, क्योंकि वही चीज है जो आपको ग्रो करेगी। शंकर जी समझ में आया? बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। बहुत सारी अच्छी चीज बताई आपने। ठीक है, ये सारी चीज को अगर इकट्ठा लाना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है? कस्टमर सेगमेंटेशन करना जरूरी है। दैट इज नंबर 1। कस्टमर सेगमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। दैट इज द स्टेप नंबर 2। कस्टमर से जो फीडबैक आ रही है और कॉन्फ्रेंस से जो सोल्यूशन मिल रहे हैं, ये दोनों चीज को जोड़ के आपको ऑफर बनानी जरूरी है जो ये कस्टमर को अच्छी लगे। ये हो गया तीसरा। चौथा, आपके पास ऐसी सिस्टम्स होनी चाहिए जिससे आप टारगेट सेटिंग कर सको, जिससे आप लोगों के पास से इंफॉर्मेशन निकलवा सको, और जिससे आप लोगों को हर तरीके से काम करने का तरीका बता के उस पे इंसेंटिव दो, ना कि आप सेल करो और उसके ऊपर कमीशन लेके जाओ। ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठा करते हो तो आपके ग्रोथ करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, रियल एस्टेट बोलते हैं, वो आपकी कंपनी में पैदा होगा। समझ में आ रहा? और कोई सवाल है? दर्शन, शंकर जी बोलिए। इसमें आप जो हार्दिक भाई, आप जो सिस्टम जो बता रहे थे ना, तो एक्चुअली पावर डेलीगेशन करने के बाद सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम यही हो गया। और इन लोगों को मैनेज करने में कस्टमर विजिट मेरे बहुत कम हो गए। जैसे कि बिल्डर्स को मिलना है, आर्किटेक्ट को मिलना है, ये मेरे विजिट बहुत लिमिटेड हो गए। इनको मैनेज करने में मेरा टाइम चले जा रहा था। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इसे एक सिस्टम चाहिए। ये सिस्टम के बारे में कुछ आप मुझे गाइड कर पाएंगे कि ऐसा सिस्टम कैसा इंजेक्ट किया जाए ताकि ये लोग फ्री फ्लो चल सके और मैं बाहर आर्किटेक्ट बिल्डर्स को मैं मिल सकूं, ताकि मेरे बिजनेस में कुछ इनोवेटिव ला सकूं और मैं देखिए कंपटीशन में सबसे थोड़ा। देखिए सिस्टम में कैसा होता है कि मान लो आप एक रास्ता बना रहे हो। ओके, एक रास्ता बना रहे हो और वो रास्ते में डिवाइडर बनाना है ताकि गाड़ियां आ सके, गाड़ियां जा सके। ओके, तो आपने बीच में एक लकीर बना दी जिससे समझ में आया कि जाने वाली गाड़ियां ये साइड से जाएगी और आने वाली गाड़ियां ये साइड से जाएगी। करेक्ट है? अब ये लकीर बनाने को धंधे में बोलते हैं एसओपी बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना, यानी पॉलिसीज लिखना। ठीक है, पर उससे पॉलिसीज लिखने से हिंदुस्तान के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम थोड़े अलग किस्म के लोग हैं। हमारे पास लकीर खींच दी ना, फिर भी अगर ट्रैफिक जाम होगा तो हम लकीर को ऊपर से गाड़ी लेके जाएंगे, दूसरी रॉन्ग साइड से चले जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो हमारे लिए एक स्ट्रिंजेंट सिस्टम होना जरूरी है, यानी एक सॉफ्टवेयर टाइप का सिस्टम होना जरूरी है। एक आइलैंड बनाना जरूरी है पत्थर डाल के, कि वो गाड़ी उधर से कूदाना भी चाहे तो नहीं कूदा पाए। ओके, अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है जो आपके इंडस्ट्री में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए हैं, आप सिर्फ उसको लेके आप यूज करना शुरू कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो सॉफ्टवेयर के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपके धंधा करने का तरीका और आपने कैसे लोग डाले हैं वो बहुत अलग अलग है। अगर मैं एक आदमी को जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती उसको मैं गाड़ी दे दूं तो वो ठोक देगा। एक आदमी जिसको गियर बदलने नहीं आता उसको शायद ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। एक आदमी जिसको गाड़ी चलाने नहीं आता उसको शायद साइकिल चाहिए या ड्राइवर चाहिए। तो जैसे लोग हैं आपके पास, जैसे आपका बिजनेस चलता है, उस हिसाब से एक कस्टमाइज सिस्टम बनाना जरूरी है। ओके, अब ये सिस्टम बनाते कैसे हैं? पहले तो आपके धंधे के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज को लिखना जरूरी है। कि ओके, कोटेशन भेजना एक एक्टिविटी है, माल दिखाना दूसरी एक्टिविटी है, माल आएगा तो इन्वेंट्री में रखना तीसरी एक्टिविटी है, इन्वेंट्री में से माल निकालना और ट्रक में चढ़ाना चौथी एक्टिविटी है, चिट्ठी ट्रक वाले को भेजना पांचवी एक्टिविटी है, परचेस करना ये छठी एक्टिविटी है, इनवॉइसेस बनाना ये परचेस वाले के लिए जो है इनवॉइसेस रिसीट क्लियर करना, ये तो ऐसी सारी एक्टिविटीज लिखनी है। फिर वो सारी एक्टिविटीज को करने का तरीका लिखना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। कि अगर इनवॉइस बनानी है तो पहले ये 4 चीजें चेक होनी चाहिए, ये 4 चीजें चेक होने के बाद ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फिर उसको बनाना है और ऐसे बेचना है। ये लिखने के बाद उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब ये पूरी जो कवायद है ना, ये पूरी कवायद ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके लिए भी जो भी बंदा जो भी काम आपके धंधे में कर रहा है ना, उसके साथ बात करना जरूरी है।
समझना जरूरी है कि आज वो काम कैसे करता है और वो काम करने में उसको क्या क्या तकलीफें आती हैं, और वो तकलीफों को ध्यान में रखते हुए वो स्टेप्स बनाने हैं और उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। ये पूरा स्टडी करके अगर कन्वर्ट करोगे तो ऐसा सिस्टम बनेगा जो सही सिस्टम है। पर अगर ये सब स्टडी करे बगैर करोगे तो वो बात हो गई कि आपको खांसी आ रही है तो आपने मेडिकल शॉप में जाके बोला मुझे क्रोसिन दे दे, तो मेडिकल शॉप ने आपको क्रोसिन दे दिया, पर एक्चुअली आपको खांसी आ रही थी क्योंकि आपको कोरोना वायरस था। वो तो तब समझ में आएगा ना जब आप टेस्ट करोगे। तो सिस्टम बनाने का सही तरीका ये है। तो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर जैसे बताया कि अब हमारे इंडस्ट्रीज में ये कैसा सर्च किया जाए, ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है। हमारे एक्चुअली टिम्बर इंडस्ट्री टोटली अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। आपको आपके इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर सर्च नहीं करने, आप समझे नहीं मेरी बात। आपको आपकी इंडस्ट्री में अगर सॉफ्टवेयर है भी तो भी मुझे नहीं लगता है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर लो। क्यों नहीं रेकमेंड करूंगा? क्योंकि आप जैसे धंधा करते हो अपने टिम्बर का और जैसे आपका दोस्त आप वो धंधा सेम धंधा करता है, उसमें बहुत फर्क है। आपके लोग और वो दोस्त के लोग बहुत अलग हैं, तो दोनों जन को सेम टाइप का सिस्टम देंगे तो चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम भी इंसान हैं और अमेरिका में बैठे लोग भी इंसान हैं। हमको भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है। अमेरिका में बैठे हुए लोगों को भी 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर हैं। पर अमेरिका में लोगों को जो सॉफ्टवेयर देंगे वो बहुत आसानी से काम कर लेंगे, और इंडिया में जब देंगे तो उनको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम यूज करने की आदत है, हमको आदत नहीं है। तो दोनों सेम होने के बावजूद भी सिस्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। हम सिस्टम क्यों बना रहे हैं? लोगों के लिए बना रहे हैं। तो अभी अगर लोग सेम है तो सेम सिस्टम यूज कर सकते हैं, जब लोग अलग है तो सेम सिस्टम कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपको कस्टमाइज सिस्टम बनाना चाहिए, और वो कस्टमाइज सिस्टम बनाने के लिए आपको पहले स्टडी करनी चाहिए। वो स्टडी करने के लिए आप हमारे जैसे लोगों के साथ, आप हमारे साथ भी कर सकते हो। हमारा कंसल्टेंट आपके कंपनी में आके ये स्टडी कर सकता है, आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करके भी दे सकता है। तो वो तरीके से आपको जाना चाहिए। आरती भाई ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि आप जब भी आपको पहली बात तो आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके। दूसरी बात, आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपको स्टडी करना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। जैसे कपड़े सिलाने से पहले मेजरमेंट लेना जरूरी है ना। अगर मेजरमेंट नहीं लिया तो कपड़े गलत बन सकते हैं, साइज आड़ी टेढ़ी आ सकती है। तो पहले स्टडी करना जरूरी है। एक बार आपको नाप, मेजरमेंट कैसा चाहिए वो समझ में आ गया, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये स्टडी करने के लिए हमारी भी सर्विस है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम ये स्टडी करके आपको दे सकते हैं और फिर आप कहीं और से सॉफ्टवेयर बनवा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हम ही स्टडी करें और हम ही आपका स्टिचिंग करके दें, आपका सॉफ्टवेयर बना के दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फिर इस मैं किस्म से आपको आगे जाना चाहिए। तो मैं फिर आपके साथ जुड़ना चाहूंगा इसके मामले में। श्योर, मेरी टीम जो है, मेरी टीम आपके साथ बात करेगी, आपको कोच करेगी जो भी है, और फिर आप डिसाइड करिए आपको जब भी शुरू करना है, हम शुरू कर सकते हैं। और बताइए शंकर जी, और कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि जैसे कि आपको तो हमारे सॉमिल इंडस्ट्री के बारे में पता ही होगा कि किस तरीके का बिजनेस चलता है उसके अंदर। तो जैसे कि आपने थोड़ा सा बताया कि थोड़ा सा प्रोडक्ट के वैल्यूएशन थोड़ा बता के मार्केटिंग किया जाए बोल के, बट जैसे कि आदिलाबाद की जनसंख्या है 1.25 लाख। यहाँ वो कोई बड़ा एरिया नहीं है, इट्स ए टाउन। तो ऐसे एरिया में किस तरीके से, जहाँ यहाँ पे क्या ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है, और यहाँ पे टीक का सेल्स कम होता है और नॉन टीक का सेल्स ज्यादा होता है। नॉन टीक मतलब नीम, बबूल, आम की लकड़ी है, इसकी ज्यादा बिक्री होती है, सागवान की कम होती है। तो सागवान की कम क्यों होती है कि यहाँ पे चोरी का माल ज्यादा मिल जाता है, हम लोग जेन्युइनली इस पे काम नहीं कर पाते। अभी मेरा फोकस है ज्यादातर नीम और बबूल के ऊपर।
ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग कैसा पिच करें, ये इसके हाँ बारे में अभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो ये प्रोडक्ट कैसा पिच करे ना, इसका देखो बात ये है कि अगर मैं आपको वो चीजें बोलूंगा जो आपको चाहिए तो आप मेरा माल खरीदोगे, ये सिद्धांत है ना ये तो, कि अगर मैं आपको वो बोलूं जो आपको सुनना है तो आप मेरा माल खरीदोगे, करेक्ट है? तो सेल्स पिच तो उसी चीज से बनती है। अब आपको क्या चाहिए ये मैं कैसे पता चलूं, कैसे पता चलेगा? आपको पूछ के ही पता चलेगा, करेक्ट है? तो जब तक कस्टमर को ये पूछने का सिस्टम नहीं बनाते तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि कस्टमर हमारे पास से खरीद क्यों रहा है, और तब तक हम कस्टमर को वो बोल नहीं पाएंगे जो सुन के वो हमारे पास से और खरीदे। आपने पावर डेलीगेशन सुना, करेक्ट है? आप कि कोई भी लोगों को पूछो, डेलीगेशन एक ऐसा शब्द है हमारी इंडस्ट्री में जो हर कोई बंदा यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि लोगों को फटक से समझ में आ जाता है। हर इंसान जो धंधा करता है उसको चाहिए कि मैं कुछ ना करूं, सारा काम मेरा लोग कर दे और मैं फ्री हो जाऊं। हर इंसान ये चाहता है, तो वही बोला जाता है, क्योंकि वो बोलोगे तो आपका माल बिकेगा। पर ये समझ कहाँ से आया? ये समझ आया ट्रेनर्स को, कोचेस को, सबको पूछ पूछ के। तो सेल्स पिच जो बनी वो वहीं से बनी जो आंसर हमको कस्टमर से मिला। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। साउथ इंडिया में एक हमारा क्लाइंट है, कोरोगेटेड बॉक्सेस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, वो अपनी क्वालिटी के लिए, कोरोगेटेड बॉक्सेस की जो क्वालिटी होती है वो बोलते हैं मेरी क्वालिटी सबसे बढ़िया है और मैं उस पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, उनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट था, वो क्लाइंट ने उनको बड़ा ऑर्डर एक कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि क्वालिटी बनाने के लिए वक्त लगता है और वो कस्टमर के पास उतना वक्त नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने कंपटीशन से माल खरीद लिया। अब जब हमारी बात हुई तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या लगता है अभी क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको क्वालिटी में ही फोकस करना चाहिए। मतलब आप गलत कर रहे हो, आपका कस्टमर क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है टाइम को। तो आपको ये बताना कि मेरे जो कोरोगेटेड बॉक्सेस है वो जाड़े हैं, मेरे जो कोरोगेटेड बॉक्सेस है वो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मार्केटिंग मैसेजेस के बदले आप ये बोलना शुरू करो कि आप अगर मुझे आज ऑर्डर दोगे तो मैं आपको कल डिस्पैच कर दूंगा, क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट टू योर कस्टमर देन क्वालिटी। अगर आप वो करोगे तो आपके पास ज्यादा लोग आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये आपको कस्टमर ही बताएगा कि वो क्या सुनना चाहता है, पर वो आप जो कस्टमर बता रहा है या जो कस्टमर बोलना चाह रहा है वो हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे तो पहले वो रिकॉर्ड करना शुरू करना है। अगर वो रिकॉर्ड हो गया तो हम एग्जैक्टली वही चीज बोल पाएंगे जो कस्टमर को सुननी है, तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ना शुरू हो जाए। हम क्या करते हैं, हम कस्टमर नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर क्या क्या सुनना चाहता है ये रिकॉर्ड करने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। यानी ना हम कस्टमर की कंप्लेन रिकॉर्ड करते हैं, ना कस्टमर माल लेके गया तो उसको पूछते हैं आपने मेरे माल के साथ क्या किया, ना हम कस्टमर जब ऑर्डर लेने आता है तब हम पूछते हैं आपको मेरे बारे में कैसा समझ में आया। जो कस्टमर बार बार ले रहा है ना हम उसको पूछते हैं कि भाई तू मेरे पास से बार बार ले रहा है तो क्या क्या हो रहा है, कहाँ कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मेरे पास से क्यों ले रहा है, अगर मैं मेरे पास माल नहीं रहेगा तो तू किसके पास से लेगा। हम ऐसा कोई सवाल करते ही नहीं है। तो हम कस्टमर क्यों हमारे पास आ रहा है और क्यों दूसरे के पास नहीं जा रहा है उसके हमारे पास जवाब नहीं है। क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास एक अच्छा सेल्स पिच नहीं है। क्योंकि हमारे पास सेल्स पिच नहीं है और हम नहीं जानते कि ऐसा हम क्या बोलें, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारा प्राइस एकदम कम है, हम डिस्काउंट देते हैं, आप पैसा बाद में दो। क्योंकि उसको छोड़ के और बोले क्या वही नहीं मालूम। वो नहीं मालूम होने का खर्चा जो है वो है आपका डिस्काउंट और आपके डेटर, उतना धंधा। दैट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट नोइंग कस्टमर क्या बोल रहा है। सही। ठीक है ना शंकर जी? हाँ चलो, रजत जी। आई होप आपको ये कॉल में बहुत सारी लर्निंग्स मिली एंड हाँ
और आप ये इसको इम्प्लीमेंट करोगे। Sure. अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो आप हिस्सा बन जाओ, आपको लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि आप ऐसे कॉल्स जो मैं दूसरे लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, आप वो कॉल्स भी देख सको, उसमें से भी लर्निंग ले सको, फ्री है। आपको अगर मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं ऐसे वाले, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और वो जैसे ही मेरे पास 20 से 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं एक साथ इकट्ठे वो क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फौजिया आपको डिटेल्स भेजेगी हमारी सर्विसेज की, अगर आप उसका फायदा लेना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।